नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों फिर हम NISM सीरीज सर्टिफिकेशन 5A के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट हमने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, इक्विटी स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, डेट स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, अदर स्कीम्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम उन स्कीम्स को स्टडी करेंगे जो स्कीम्स किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर नहीं आती या खुद में एक कैटेगरी है, बट अभी तक इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों लास्ट हमने बैलेंस फंड्स, अदर स्कीम्स एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फिक्स मैच्योरिटी प्लान यानी FMP। फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स are a kind of close-ended debt fund where the duration of the investment portfolio is closely aligned to the maturity of the scheme. AMCs tend to structure the scheme around pre-identification investment. Further, being close-ended scheme, they do not accept money post NFO. Therefore, the fund manager has little ongoing role in deciding on the investment options such as such a portfolio construction gives more clarity to investors on the likely returns. If they stay invested in the scheme until its maturity, through there can be no guarantee or assurance of such returns. This helps them compare the risk and return of the scheme with alternative investments. तो दोस्तों यहाँ पे फिक्स मैच्योरिटी प्लान के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो फिक्स मैच्योरिटी प्लान एक क्लोज एंडेड स्कीम रहती है। इसमें एक इन्वेस्टर जब पैसा इन्वेस्ट करता है, देयर आफ्टर NFO क्लोज होने के बाद कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इसमें नहीं होती और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्कीम लॉक्ड रहती है। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो डेट स्कीम्स के अंडर होती हैं। और इसमें भी जो फंड मैनेजर है उसका एक मतलब मैनेजमेंट इस तरीके से रहती है कि एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनके कंपेयर की रिटर्न रहे। और इसमें ये है कि जिस तरह से अदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोई भी गारंटीड रिटर्न्स नहीं रहती, सेम इस स्कीम के अंदर भी ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगी भी कि कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं रहेगी या किसी रिटर्न अमाउंट की एश्योरेंस नहीं रहेगी। देयर आफ्टर सेकेंड जो रहती है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स आर क्लोज्ड एंड हाइब्रिड फंड्स। तो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स भी क्लोज एंडेड रहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ funds, the exposure to equity is typically taken through the equity derivatives market. The portfolio is structured such that a proportion of the principal amount is invested in debt instruments so that it grows to the principal amount over the term of the fund. For example, rupees 90 may be invested in for 3 years to grow into rupees 100 at maturity. This provides the protection to the capital invested. The remaining proportion of the original amount is invested in equity derivatives to earn higher return. तो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स जो हैं ये डेरिवेटिव्स के अंदर काम करते हैं, बट इनका जो मेजर मोटिव रहता है कि एक इन्वेस्टर की ऑन कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। उसके लिए ये क्या करते हैं कि अगर 100 रुपये की किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है, उस इन्वेस्टमेंट में से 90 रुपीज़ डेट या किसी और स्कीम में लगा देंगे, बाकी का जो 10 रुपीज़ रहेगा उससे ये डेरिवेटिव्स के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे ताकि हायर रिटर्न्स मिल सकें। और इस तरीके से प्लान किया जाता है कि जितना इस स्कीम का लॉक इन पीरियड है, जैसे 3 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड की एग्जांपल ली गई है। अगर 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो 3 साल में वो 90 रुपये 100 रुपीज़ की वैल्यू अचीव कर लें और इन्वेस्टर की अपनी कैपिटल जो है सेफ रहे। देयर आफ्टर थर्ड यहाँ पे आया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। Infrastructure debt funds are investment vehicle which can be
sponsored by commercial banks and NBFCs in India, in which domestic or offshore institutional investors, especially insurance and pension funds, can invest through units and bonds issued by the IDFs. Infrastructure debt funds can be set up either as a trust or as a company. A trust-based IDF would normally be a mutual fund regulated by SEBI, while a company-based IDF would normally be a NBFC regulated by the Reserve Bank. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स जो हैं ये दो तरीके से मैनेज किए जाते हैं, या तो NBFC के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के थ्रू। और दोनों में डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स आएंगे वो सेबी के थ्रू रेगुलेटेड रहते हैं, एंड NBFCs जो आती हैं ये RBI की गाइडलाइंस के अंदर आती हैं, तो वो RBI की गाइडलाइंस में रहेंगे। इसमें जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्पेशली इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स, कैन इन्वेस्ट थ्रू यूनिट्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय द IDFCs। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये IDFCs में थ्रू बॉन्ड या फिर यूनिट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, IDF means a close-ended mutual fund scheme that invests preliminary minimum 90% of scheme assets in the debt securities or securitized debt instrument of infrastructure companies or infrastructure capital companies or infrastructure projects or special purpose vehicle which are created for the purpose of facilitating or promoting investment in infrastructure and other permissible assets in accordance with Securities Exchange Board of India regulations 1996, or bank loan in respect of completed and revenue generating projects of infrastructure companies or projects or special purpose vehicles. IDF mutual funds can be sponsored by banks and NBFCs only. Banks and infrastructure finance companies can sponsor IDF NBFCs. तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स जो हैं ये या तो NBFCs या फिर बैंक्स के थ्रू या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज़ के थ्रू स्पॉन्सर किए जाते हैं। और इस पे जो सेबी की गाइडलाइंस है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके रहता है उनमें कम से कम इन फंड्स की 90% की एलोकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स विच आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग और प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुछ ये कैटेगरीज दी हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्वेस्ट directly or indirectly in real estate assets or other permissible assets in accordance with the SEBI regulation 1996. SEBI's regulation require that at least 35% of the portfolio should be held in physical assets. तो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स में जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली 35% जो पोर्टफोलियो है वो फिजिकल एसेट्स में होना चाहिए। नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम शैल बी इन रियल एस्टेट एसेट्स, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ बट नॉट डायरेक्टली इन मॉर्गेजेस। तो 75% से ऊपर की जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट एसेट्स में होनी चाहिए और सिक्योरिटीज़ जो है वो मॉर्गेज बैक होनी चाहिए, ना कि मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन डीलिंग इन रियल एस्टेट एसेट्स और इन अंडरटेकिंग रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एसेट्स हेल्ड बाय द फंड विल बी वैल्यूड एवरी 90 डेज। तो जो भी एसेट्स कंपनीज के पास हैं उनकी वैल्यूएशन 90 डेज
आपके अंदर होनी चाहिए बाय टू वैल्यूअर्स accredited by a credit rating agency. The lower of the two values will be taken to calculate the NAV. These funds are close-ended funds and have to be listed on a stock exchange. Other real estate and infrastructure investment instruments allowed by SEBI are real estate investment trusts and infrastructure investment trust. However, these two are not mutual fund schemes. तो रियल एस्टेट की जो कंडीशंस थी वो हमने यहाँ पे आपको बता दी हैं. बाकी की जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये दोनों म्यूचुअल फंड्स के अंडर तो नहीं आते. यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड AMCs इस तरह के फंड्स वगैरह नहीं करती. तो ये अलग से ही फंड्स रहेंगे जो म्यूचुअल फंड्स की तरह वर्क करते हैं और सेबी की रेगुलेशन के अंडर आते हैं. तो यहाँ पे बॉक्स 2.2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. तो दोस्तों बॉक्स 2.2 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये किस तरह से तरीके से फंडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से इनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है. तो ये बॉक्स अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे स्किप करते हैं. अब देखते हैं हम सेक्शन 2.3. तो सेक्शन 2.3 आ जाता है ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया. तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. और किसी ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा. थैंक यू दोस्तों.